नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देरी न करते हुए कर लेते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक्स वाई और पी का पड़ोसी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो एक्स और वाई का पड़ोसी है। एक्स जो है यहाँ देखिए वाई और पी का पड़ोसी है, तो यहाँ पे वाई कर लेते हैं और पी का पड़ोसी है। ठीक हो गया। फिर आगे पढ़िए क्यों जेड और आर का पड़ोसी है। क्यों जो है जेड और आर का पड़ोसी है। क्यों जो है जेड और आर का पड़ोसी है। और क्या कह रहा है, पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। तो पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। हाँ हो गया। ये एक्स हो गया आपका, ये वाई है, ये ऑरेंज हो गया। तो लिखा है क्यों एक्स और क्यों के मध्य कितने सदस्य हैं। एक्स ये देखिए है और क्यों के मध्य ये देखिए, कलर चेंज कर लेता है। यहाँ देखिए एक्स और क्यों के मध्य कितने व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 व्यक्ति हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बना सकते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत की चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 88 और 186 के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पे देखिए अगर जो इसके यहाँ पे +98 कर दीजिए, +98 कर देते हैं तो हमारा आंसर मिलेगा +86, 186 मिलेगा। फिर यहाँ पर भी 24 और 122 के बीच कितना है, यहाँ पर भी +98 कर देते हैं। तीसरे में देखिए 72 से 170, यहाँ पर भी +98 कर दीजिए, +98 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए डी वाले में +92 हो रहा है, यहाँ पे +92 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर भिन्न कौन हो गया, हमारा डी वाला राइट आंसर भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आकृति है। अब यहाँ पे आकृति हमको बनाना है, तो किस प्रकार से, अगर हम बिना ऑप्शन से ही बनाए तो ये तो ऐसे ही होगा ही। ठीक, और ये पूरा एक घेरा हो जाएगा। अब ये जो है ये घेरा हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा। अब ये लाइन है तो ये पूरी लाइन हो जाएगी ऐसी। तो इस प्रकार से जो आकृति मिलेगी वही आकृति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही देखिए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे पूरी लाइन है। अब थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में यहाँ पे लाइन नहीं है और यहाँ पर भी लाइन नहीं है, यहाँ पर भी लाइन नहीं है और यहाँ पर भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस कहाँ पर दिया है, प्लस तो दिया नहीं, तो छोड़ो। माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग का निशान लगा लीजिए, भाग का निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे दिया है भाग का अर्थ है क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, यहाँ पे प्लस कर लीजिए। आप हल कर लेते हैं। तो अगर जो हम इसको भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 1 बचा, 4 चक्कू 16, 64 आ गया। 64 गुणे 2 करेंगे 128, 128 प्लस 128 कितना आ जाएगा, 256। 256 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम 64 से 2 के गुणा कराएंगे तो 128 आ जाएगा। और 128 हमारे पास पहले से है, तो 2 बार करें 128 तो 256 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे एल को अगर 14 लिखते हैं तो गोवा को कैसे लिखा जाएगा। एल कितने पे आता है, प्लेस वैल्यू 12 पे आता है। यहाँ 2 बढ़ाकर लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। इसी प्रकार सब में 2 बढ़ा कर हम लिखते हैं। जी का होता है 7 और 7 का हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे। प्लस ओ का होता है 15, 15 में प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 17। ए का होता है 1, 1 में प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 17 3 20 और 9 29। 29 कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला, बी राइट आंसर हो जाएगा 29। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दर्पण दिया गया है,
ये दर्पण दिया गया है, आकृति इस प्रकार बनेगी, ये इस प्रकार से चिन्ह आ जाएगा, अब ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेंगे। तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। और सभी में देखिए, ये देखिए सेम सेम हो गया, ये भी उल्टा बन गया, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही राइट आंसर है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, अगर जो हम प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा, तो बी से देखिए सी भैया, सी से डी हुआ, तो डी से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई, डी से ई हो जाएगा, फिर डी से एफ हुआ, +2 हुआ, एफ से एच हुआ, एच +2 हुआ, तो एच से +2 होगा, तो 10 पे क्या हो जाएगा, जे। फिर अगला वाला देखिए एफ से आई हुआ, +3 हुआ, और न आई से हुआ 12 पे एल, 12 3 15, तो ई जे ओ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ई जे ओ, यानी +1 +2 +3 हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न आकृति है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। मतलब इसके बाद जो यहाँ पे अगला जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 में। पहली से दूसरी आकृति में देखिए, यहाँ से देखिए और दूसरी आकृति में देखिए, पत्ती बाईं तरफ से कम हो जाती हैं, पत्ती जो है बाईं तरफ से कम हो गई, क्योंकि ये वाली जो पत्ती थी यहाँ बाईं तरफ से एक कम हो गई। तीसरी से चौथी में देखिए, तीसरी से चौथी में देखिए एक पत्ती कम हो जाती है, यहाँ पे देखिए 4 पत्ती हैं, यहाँ पे 3 पत्ती बची। उसी प्रकार पांचवी से अगली आकृति में बाईं तरफ से एक पत्ती कम हो जाएगी, तो यहाँ पे बाईं तरफ से एक पत्ती कम हो जाएगी, तो आकृति कैसी बचेगी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें समझ पे आए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पहले एक पत्ती यहाँ कम हुई, फिर यहाँ पे जो है आकर दूसरे में यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से एक पत्ती कम हो गई, फिर अगली, फिर यहाँ पर भी आगे एक पत्ती कम हो जाएगी। तो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है, श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे देखिए 225 है, 269 है, 324 है, 390 है, तो यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा, अगर जो हम सब इनका अंतर लेते हैं 225 से 269 के बीच, 269 के बीच और 225 के बीच, इनका अंतर लेंगे 4, और यहाँ पे 4, तो यह आ जाएगा 44, यहाँ पे आ जाएगा अंतर, इनके बीच का अंतर आ जाएगा 44, और इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 5 14, तो ये 55, यहाँ पे 44, यहाँ पे 55, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66, तो यहाँ पे क्या आएगा 77, क्योंकि 11 का देखिए पहाड़ा चल रहा है, तो यहाँ पे 77 आ जाएगा। तो 390 में 77 आप जोड़ दीजिए, 7 9 16 3 1 4, तो 467 राइट आंसर हो जाएगा, 467 राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो 10 नंबर में देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड, तीनों बैंक से संबंधित है, जबकि मेमोरी कार्ड इनसे संबंधित नहीं है, मेमोरी कार्ड कंप्यूटर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ABC शिक्षित हैं, यहाँ पे देखिए टीचर यानी शिक्षित कितने हैं, शिक्षित हैं ABC, अब क्या कह रहा है, ACD परिश्रमी है, ACD, तो यहाँ पे परिश्रमी कितनी है, ACD परिश्रमी है, तथा नौकरीशुदा कितने हैं, नौकरीशुदा कितने हैं, नौकरीशुदा हैं CDE। अब विनम्र कितने बचे, विनम्र है ABDE, ABDE। अब क्या कह रहा है,
उसका पता लगाइए जो शिक्षित, परिश्रमी तथा विनम्र हैं। तो उसका पता लगाइए तो क्या है, शिक्षित होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और परंतु बेरोजगार है तो नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो कौन सा है, देखिए यहाँ पे ए है, ये है, ए है, लेकिन नौकरी में ए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप भी इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अपन देखिए, अपन अगला प्रश्न क्या है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 गुणे 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 गुणे 1 करेंगे 27 आ जाएगा, 28 गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा, तो 14 को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, तो 56 भाग 14 कर दे, 1 सेकेंड, यहाँ पे 56 भाग 14 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यह 4 आ जाएगा। 4 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम को METS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट में क्या है, सारांश कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी कूट को उल्टा कर दिया गया है, इसी प्रकार इसमें भी सभी कूट को उल्टा कर दिया जाएगा। तो SMRON ये राइट आंसर हो जाएगा। SMRON राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो अगर जो भोजन कौन बनाएगा, रसोइया बनाएगा। तो किताब कौन बनाएगा, तो किताब कौन बनाएगा, तो किताब लेखक बनाएगा, लेखक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए प्रश्न, उस आकृति का चयन किया जिसमें प्रत्याकृत छिपी है। तो ये आकृति जो आपको दिख रही है किसमें छिपी दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट आकृति यहाँ पे देखिए छिपी हुई प्रदर्शित हो रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर में है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युगल का चयन कीजिए। शीतकाल का हो जाएगा कोहरा, तो अगला क्या होगा, 16 नंबर में क्या हो जाएगा, जिस प्रकार शीतकाल में कोहरा होता है उसी प्रकार ग्रीष्म काल में क्या होता है, तो आर्द्रता होता है। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो F से प्लस ए करेंगे तो जी आ जाएगा, जी से प्लस ए करेंगे तो एच आ जाएगा, एच से प्लस ए करेंगे तो आई आ जाएगा, एम से प्लस ए करेंगे तो एन आ जाएगा। सब में प्लस एक एक हुआ है। एफ से प्लस ए करेंगे तो जी आ जाएगा, के से प्लस ए करेंगे तो एल आ जाएगा, डी से प्लस करेंगे तो ई आ जाएगा, एस से करेंगे तो टी आ जाएगा। GLET कहाँ है, GLET ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक पैटर्न के साथ एक वर्ग पारदर्शी शीट पर दी गई 4 विकल्पों में से पता करें कि जब डॉटेड लाइन पर पारदर्शी शीट मुड़ी हो तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे देखिए कैसा दिखाई देगा। अगर जो हम इसको एक ही प्रकार से रखें, अब यहाँ पे ऐसे आकृति बना दें तो ये एक ही दिखाई देगा। अगर इसको मोड़ देते हैं तो ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब है ना, तो एक ही दाहिने साइड वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दाहिने साइड वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इसको हम खोल देते हैं इस प्रकार से तो ये बल्ब जो है इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पे देखिए ऊपर तो सभी में एक एक है तो एक ऊपर रहेगा, लेकिन देखिए पहला पद दूसरे पद से किस प्रकार संबंधित है। अगर हम 14 का स्क्वायर कर देते हैं तो 196 हमको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 16 का वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 256 मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। 5 का वर्ग, 3 का घन, विषम संख्या। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 3 का घन कितना होता है, 27। और विषम संख्या तो कोई भी हो सकती है,
कोई भी विषम संख्या हो सकती है। तो ये देखिए 25 भी विषम संख्या है और 3 का घन भी विषम संख्या है। अब विषम संख्या होगी कौन? ये विषम संख्या हो गई, ये 5 का वर्ग हो गया, ये 3 का घन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ऐसा जो मिलेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, 6 14, इस प्रकार से। तो दुगुना तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ +4 हुआ, यहाँ पे +6 हुआ, यहाँ पे +8 हुआ। तो अगला क्या होगा, +10 होगा। 22 में अगर हम +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। मतलब जो भी दिया गया है वो सच ही मानना है आपको। तो देखिए कथन क्या दिया गया है, सभी झींगुर पक्षी हैं। तो ये हो गए हमारे पास झींगुर हो गए, अब ये सभी हो गए, अब सभी को हम पक्षी बना देते हैं, सभी को हम पक्षी बना दिए। अब क्या कह रहा है, कोई पक्षी तितली नहीं है। तो ये कोई पक्षी जो है ये तितली नहीं है, तितली नहीं है, ये तितली हो गई। तो अब निष्कर्ष निकाल लेते हैं, सभी तितलियां झिंगुर हैं। तो कैसे हो जाएंगी, जब कोई तितली पक्षी नहीं है और सभी झिंगुर पक्षी हैं। तो यहाँ पे पहला वाला तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। दूसरा क्या है, कुछ झिंगुर तितलियां हैं, कुछ जब कोई नहीं है तो कुछ बात ही कहाँ से आई गई, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड ही अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। अगला देखिए उसी प्रकार का है, 2 कथन और निष्कर्ष दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सभी फल संतरे हैं, सभी फल, ये फल हो गया, ये एक सेकंड, ये फल हो गया, यहाँ पे सभी कर लीजिए, ये क्या हो गया, ये संतरे हो गए, संतरे हो गए। कुछ फल अंगूर हैं, कुछ फल, ये फल का कुछ भाग, ये क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। तो जी से हो गया, जी से हो गया। अब क्या कह रहा है, सभी अंगूर चेरी हैं। अब सभी अंगूर, ये जो ग्रेप्स वाला पार्ट है ये, इसको हम चेरी बना लेते हैं। तो ये चेरी CH से हो गया। अब क्या कह रहे हैं, निष्कर्ष पे आ जाइए, सभी अंगूर संतरे हैं, सभी अंगूर संतरे हैं। तो सभी अंगूर संतरे कहाँ है, क्योंकि ये पार्ट देखिए आप, केवल आप ये पार्ट देखिए, ये अंगूर वाला जो पार्ट है और संतरे वाला पार्ट क्या है, संतरे वाला पार्ट ये है। तो सभी कहाँ है, कुछ हैं, कुछ हैं, सभी नहीं है। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला क्या कह रहा है, सभी चेरी फल हैं, सभी चेरी फल हैं। चेरी का यहाँ पर देखिए, चेरी का कितना बड़ा पार्ट है, चेरी का कितना बड़ा पार्ट है, और फल का कितना छोटा है ये पार्ट। कुछ हो सकता है, सभी नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना सेकंड सत्य है, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए क्या है, 24 नंबर प्रश्न क्या है दिया गया है, 5 बंदर ABCD और E एक पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। 5 बंदर हैं, ABCD और E एक पेड़ की शाखा पर बैठे हैं। C D से अलग बैठा है, C जो है D से अलग बैठा है, D E के साथ नहीं बैठा है, D जो है E के साथ नहीं बैठा है। ठीक, C D से अलग बैठा है, D जो है E के साथ नहीं बैठा। E शाखा के बाएं छोर पर है, E जो है शाखा के बाएं छोर पर है। C दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ये एक स्थान हो गया, दाएं से कौन हो गया, ये C हो गया।
ए बी के ठीक दाईं ओर है, ए जो है बी के ठीक दाईं ओर है, तो बी को हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ए हो गया। बी ई के दाईं ओर है, ए है और सी साथ में बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे हैं, तो ठीक इसको हम साथ में बैठा देते हैं। ए और सी यहाँ पे साथ में बैठे हैं, ठीक। अब बचा कौन, देखिए बचा कौन, दो दो चार हो गए। यहाँ पे थे कितने बंदर, 1 2 3 4 5, 5 बंदर थे। बचा कौन, ए बी सी और डी बचा, तो यहाँ पे हम डी को भर देते हैं, डी को भर देते हैं। अब फिर से मिलाते हैं, सी डी से अलग बैठा, सी और डी से अलग बैठा है, हाँ सही ठीक बैठा है। डी और ई साथ नहीं बैठा है, डी और ई साथ नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। ई शाखा के बाएं छोर पर है, हाँ बाएं छोर पर है। यहाँ से देखिए ये बायां हो गया, यहाँ से देखिए ये दायां हो गया। सी दाएं से दूसरे स्थान पर, हाँ सी दाएं से दूसरे स्थान पर है। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, ये दाएं से हो गए। बी ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दाईं ओर है, हाँ यहाँ से देखिए दाईं ओर है। तो यहाँ पे क्या है, ए किस स्थान पर बैठा है, ए किस, ये तो ए जो है बी और सी के मध्य बैठा है, बी और सी के मध्य बैठा है। ये कौन, ए। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है, 25 नंबर प्रश्न देखिए। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पे 25 नंबर में क्या हो जाएगा, असंगत। देखिए यहाँ से W से X गया तो क्या हो गया, तो +1 हुआ, +1 हुआ। फिर +1 और X से A बनाया तो क्या हुआ, +3 हुआ, +1 +3। अब A से B हुआ तो A से B हुआ +1, ठीक। +1 +3 +1। दूसरे में देखिए B से C +1, C से F +3, F से G तो यहाँ पे +1। इसी प्रकार देखिए सी वाला देखिए, ई से जी तो यहाँ पे +2 हो गया। देखिए यहाँ पे +2 हो गया। और एन से वो यहाँ पे +1। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, +2 वाला। बाकी में सभी में पहले और दूसरे के बीच +1 हो रहा है, यहाँ में +2 हो रहा है। ई से जी गया तो +2, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भिन्न वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं अपने अब जीके की प्रश्नों की तरफ। तो जीके का पहला प्रश्न ये रहा, देखिए यहाँ पे, गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या पुडुचेरी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गराड़ी नृत्य का संबंध पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी। और क्या है, पुडुचेरी का आधिकारिक भाषाएं तमिल, मलयालम, तेलुगु और फ्रेंच है, लेकिन यह भाषा जिले के अनुसार बदलती रहती हैं। सरकारी ऑफिस में अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग किया जाता है। पुडुचेरी का पोडिका जय लोकप्रिय नृत्य है, पोडिका जय लोकप्रिय नृत्य है। 1962 में केंद्र शासित प्रदेश इसे घोषित कर दिया गया। किसे, पुडुचेरी को 1962 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो 27 नंबर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 393.29 बिलियन $, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर में, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा है। ये बुक है, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो 28 का हो जाएगा ये रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। इनकी अन्य भी हैं, चेरी ट्री, रोड टू मसूरी एंड एग्री रिवर, इनकी अन्य पुस्तकें हैं। यह एक भारतीय लेखक हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। तो 29 नंबर में प्रश्न हो जाएगा, ये है अपने यहाँ की रीता फारिया, भारत की है रीता फारिया।
जो 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला रीता फारिया थी। वर्ष 1994 में अब आपसे पूछेगा 1994 में कौन बना, तो 1994 ऐश्वर्या राय बच्चन और 1997 में डायना हेडन। 1997 में डायना हेडन। वर्ष 1999 में युक्ता मुखी और वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा तथा वर्ष 2018 में मानुषी छिल्लर ने यह सम्मान जीता है। तो 19 का हो जाएगा, 29 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, रीता फारिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोबालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? आईएमपी क्वेश्चन है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोबालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली राइट आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारियों समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह आवर्त सारणी के छठवें आवर्त समूह चौथे के ए में कौन सा तत्व रखा गया है? यहाँ पे फर्स्ट नहीं, यहाँ पे चौथा है, IV का ए। तो यहाँ पे कौन सा तत्व रखा गया है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर लीड। सी क्रमांक 82वें पर रखा गया है। आवर्त सारणी में छठवें आवर्त तथा चौथे के फर्स्ट समूह में लेड या सीसा को रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक 82 है। आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय मेंडलीफ को जाता है। मेंडलीफ आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो मेंडलीफ है। मेंडलीफ। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न है, 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो 32 नंबर में क्या हो जाएगा? वर्ष 326 ईसा पूर्व मकदूनिया के शासक फिलिप के पुत्र सिकंदर। आपसे पूछेगा मकदूनिया के शासक फिलिप के पुत्र सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और झेलम नदी के किनारे सिकंदर तथा पोरस के बीच वितिस्ता या हाइडेस्पस का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहा और पोरस को बंदी बना लिया गया, परंतु पोरस की वीरता के कारण सिकंदर ने उसको मुक्त कर दिया गया तथा राजकाज भी सौंप दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? झेलम नदी। जब यह बंदी बनाया था तो इससे पूछा गया कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ एक राजा की तरह व्यवहार किया जाए। जिस प्रकार एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार मेरे साथ व्यवहार किया जाए। तो इनके हिम्मत और कड़े प्रयास के लिए इन्हें सब चीज़ वापस कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नदी का नाम झेलम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक सेकंड। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको पता होगा कि ये थे कौन थे? हरिहर बुक्का नामक 2 भाई थे, तो उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। यहाँ पे हो जाएगा हरिहर बुक्का। वर्ष 1337, यहाँ पे 1337 वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी। 1337। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विद्यालय संत के आशीर्वाद से तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य की स्थापना सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी। इसी काल में वर्ष 1347 ईस्वी में बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। एक पॉइंट और कौन है? 1347 ईस्वी में
1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहमन शाह ने की। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2018-19 के लिए मांडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? मांडुआ क्या होता है? 34 नंबर में। तो 2018-19 के लिए मांडुआ का समर्थन मूल्य 2,897 प्रति क्विंटल था। 2,897 रुपये प्रति क्विंटल था। ये घटता बढ़ता रहता है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए। अब आप अगला देखिए, निम्न में कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो 35 नंबर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भीम। भीम जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल, गोमती ये सभी सहायक नदी हैं। गंगा की सहायक नदियों में प्रमुख कौन सी है? रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक, कोसी आदि नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? भीम, जो कि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया? अब आपसे पूछेगा ब्लाइंड वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो 36 नंबर में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 में भारत ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर खिताब जीता था। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान को हराकर भारत ने ये खिताब जीता। अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर में है, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? 37 नंबर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के किसी ठोस गोले की इसकी केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा? 2mr² बटे में क्या होता है? 5। ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2mr² बटे में 5। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो यहाँ पे 38 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो केग CAG केग होता है, का प्रावधान भारतीय अनुच्छेद 148 में, आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अन्य विकल्पों में संस्थाएं राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल एवं लोक आयोग सर्वाधिक संवैधानिक निकाय हैं। ये राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त ये क्या है? संवैधानिक निकाय हैं। अब ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? ये संवैधानिक है। इसका संविधान में उल्लेख है, बाकी इन तीनों का संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो 39 नंबर में हो जाएगा ये डी हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन नंबर डी कनाडा हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो यह हो जाएगा DPSP हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, DPSP हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? सूची ली गई है, सूची। यूके से क्या लिया गया? आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? लेड और टिन किस में होते हैं? तो 40 नंबर में क्या हो जाएगा? टांका या सोल्जर को है जिससे हम टांका रखते हैं, उसमें लेड और टिन होते हैं। इसका काम टुकड़ों को जोड़ने के काम में आता है। अगला देखिए क्या है, 2018 प्रीमियर लीग में लीग फाइनल किस टीम ने जीता? 2018 प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता? तो 41 का हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। 2018 का प्रीमियर लीग फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। ज्ञात हो कि IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई। 2008 में किसकी शुरुआत हुई? IPL की शुरुआत हुई। वर्ष 2019 के खिताब को मुंबई इंडियंस ने जीता था और 2018 को कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? केटू या गार्डविन आस्टिन कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा गार्डविन आस्टिन चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है तथा यह ईस्ट काराकोरम श्रेणी पर्वतमाला में स्थित है, जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिट बलूचिस्तान और लद्दाख के सिंजियांग क्षेत्रों तक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला, पुली एक मूवी भी बनी है जिसमें बाघ को मारकर दर्शाया गया है, तो ये साउथ का हो जाएगा, केरल राज्य का। तो ये पुली काली हो जाएगा। पुली काली नृत्य, लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक का वह शैली है जो केरल में ओणम के त्योहारों के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 44 नंबर, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्टें हैं? क्षुद्र ग्रहों की बेल्टें जो पाई जाती हैं, ये कौन सा ग्रह है और ये कौन सा ग्रह है? यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों की बेल्टें पाई जाती हैं इस प्रकार से। तो 44 नंबर में प्रश्न में हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच ये मंगल हो जाएगा मार्स, और ये हो जाएगा जुपिटर या बृहस्पति। इनके बीच क्या क्षुद्र ग्रहों की बेल्टें पाई जाती हैं। 44 नंबर प्रश्न में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाला ऋण की कितनी राशि बढ़ाई गई थी? तो 45 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 75 करोड़ है। ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको 2018 का है, इसको आप छोड़िए। अगला प्रश्न देखिए, 46 है, उपसर्ग 10 की पावर 18 के अपूर्तक के बराबर है। 10 की पावर 18 अगर लिखा होगा, 10 की पावर 18 लिखा होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे 46 में हो जाए, इसे इक्सा पढ़ेंगे, इक्सा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर देखिए, 47 नंबर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देविका रानी प्रथम व्यक्ति थी जिसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में प्राप्त किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, मतलब ये हर साल दिया जाता है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ, उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिताओं की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? मतलब यूपीएससी जो थी, यूपीएससी किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवा परीक्षा को लागू किया? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 48 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। देखिए क्या है, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? तो देखिए, अब कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई थी। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है?
चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। मतलब 24 से घटाकर 18 डायरेक्टरों की संख्या कर दी गई थी। उसमें 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। 6 जो सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जा सकते थे, बाकी जो थे तो संसद के द्वारा नियुक्त किए जा सकते थे। अगला पॉइंट देखिए, कंपनी में नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टर का संरक्षण समाप्त कर दिया गया था। मतलब नियुक्ति अगर होती थी तो वो डायरेक्टर के द्वारा ना होकर संसद के द्वारा होती थी। अगला देखिए प्रश्न क्या है, कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा? 49 नंबर प्रश्न में हो जाएगा, ये हो जाएगा मेसेटर। मेसेटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेसेटर। ऐसी मेसेटर मांसपेशी वह मांसपेशी है जो कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आज का लास्ट प्रश्न है, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? तो 50 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कदम्ब। कदम्ब लिपि कन्नड़ और तेलुगु के लिपि के तौर पर विकसित हुई है। इन लिपियों का प्रयोग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा कदम्ब। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।